नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में जितनी अविश्वसनीयता हमेशा बनी रहती है, शायद दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में इसकी नजीर नहीं मिलती है। बिहार में बीते महीने के अंतिम हफ्ते में विपक्ष परिवर्तन हो गया। विपक्ष परिवर्तन इसलिए क्योंकि सत्ता तो अभी भी नीतीश कुमार की ही है, जो 28 जनवरी से पहले भी थे। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बदल गए हैं। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश हतप्रभ है कि आखिर मिस्टर क्लीन की छवि वाले नीतीश कुमार, जिन पर न ईडी का छापा है, न भ्रष्टाचार का आरोप है और वो परिवारवाद से भी मुक्त है, वे जन सरोकार के मुद्दों पर भी बहुत मजबूती से खड़े हैं। आखिर वो अचानक भाजपा के साथ कैसे खड़े हो गए? लेकिन जब राजनीति सिद्धांत विहीन और विचार विहीन होकर केवल अति महत्वाकांक्षा, सत्ता पर हर हाल में नियंत्रण और कब्जा और हमेशा अपनी राजनीतिक असुरक्षा के भाव पर आधारित हो, तो कुछ भी मुमकिन है। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होने का कोई तार्किक कारण अभी तक नहीं बता पाए हैं, लेकिन नीतीश के भाजपा के साथ जाने के बाद भी बिहार के पॉलिटिकल तमाशे का अंत हो गया है, या वो अपने निर्धारित समय यानी 22 नवंबर 2025 तक का अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस पर संशय बरकरार है। बिहार के तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर कुछ स्पष्ट बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी नवगठित सरकार का बहुमत परीक्षण भी होना है, जिसकी तारीख 12 फरवरी निर्धारित है। इसी बीच विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कह दिया है कि वो फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा नहीं देंगे। अब सरकार विश्वास मत हासिल कर पाती है या कोई नया राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है, यह तो 12 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन इससे इतर बिहार के राजनीतिक गलियारों में प्रति घंटे की रफ्तार से इस बात की चर्चा तेज होती जा रही है कि महीने भर के अंदर बिहार विधानसभा भंग हो सकती है। ऐसा मानना है पटना के कई स्थानीय पत्रकारों का। अंदर खाने की खबरों के मुताबिक ये खबर लगातार चल रही है कि नीतीश भाजपा के साथ इन्हीं शर्तों पर आए हैं कि बहुमत परीक्षण के बाद बजट सत्र और उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाकर बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश राजभवन को भेज दी जाएगी। नीतीश कुमार के बारे में लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार हर हालत में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी चाहते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद भाजपा के लिए बहुमत का आंकड़ा इस बार मुश्किल लग रहा है। जातिगत आरक्षण, ओबीसी कार्ड, ओल्ड पेंशन स्कीम, 8वां वेतन आयोग और रोटी रोजगार के तमाम सवाल राहुल गांधी अपनी यात्रा समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अलग अलग मंचों पर उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस में इंडिया अलायंस से कहीं अधिक भगदड़ की स्थिति है। यह अलग बात है कि मुख्यधारा का मीडिया ऐसी टूट-फूट की खबर केवल विपक्ष के हवाले से दिखाता है, या यूं कहिए उसे यही निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से लेकर बिहार में चिराग पासवान, पशुपति पारस, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की चौसर बिछा रखी है, तो उधर महाराष्ट्र में शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के बीच जबरदस्त खींचतान है। इधर संघ की प्राथमिकता में हर हाल में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाना है, ताकि संघ के 100 वर्षों के पूरे होने के उपरांत उसके हिंदू राष्ट्र का ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पर औपचारिक घोषणा के साथ उतर सके। मोदी इसकी बाबत एक बार इशारा कर चुके हैं कि तीसरा कार्यकाल कुछ बड़े फैसलों वाला होगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 2019 में जदयू के साथ चुनाव लड़कर भाजपा ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। इस कारण भाजपा के लिए नीतीश की शर्तें मानना उसकी राजनीतिक मजबूरी है। यह अलग बात है कि नीतीश की शर्तों के साथ भाजपा को बिहार में 5 साल और बिग ब्रदर की भूमिका नहीं मिलेगी, बल्कि उसे नीतीश कुमार के सहयोगी के रूप में ही राजनीति करनी होगी। भाजपा जानती है कि नीतीश के एनडीए गठबंधन में होने का मतलब है लोकसभा चुनाव में भाजपा को नीतीश के 14 से 16% वोटों की गारंटी मिलना, जो फिलहाल भाजपा की प्राथमिकता है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के भाजपा के साथ खड़े होने पर मोदी को एक दूसरा लाभ ये मिल सकता है कि विपक्षी एकता की एक मजबूत कड़ी को वो तोड़ने में कामयाब होकर विपक्ष का मोराल डाउन करने में सफल हो जाएंगे। नीतीश के इंडिया गठबंधन से निकलने के बाद उसकी विश्वसनीयता निस्संदेह जनता के सामने कम हो जाएगी, जिसका लाभ मोदी को मिलना तय है। मोदी अपने चुनावी भाषणों में इस बात का जिक्र अवश्य करेंगे कि विपक्ष का सेनापति ही आज हमारे साथ है, यानी विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है। ये नैरेटिव मुख्य धारा की मीडिया की सहायता से आसानी से हिंदी पट्टी में खड़ा किया जा सकता है।
नीतीश कुमार जानते हैं कि अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की शक्ति भाजपा, राजद, कांग्रेस या खुद उनकी जनता दल यूनाइटेड में से किसी भी दल के पास नहीं है और उनकी खुद की बार्गेनिंग पावर मई 2024 तक ही है। अपने पीछे खड़े लगभग 16-17% वोटों के पहाड़ पर बैठकर नीतीश कुमार भाजपा से भी अपनी शर्त मनवा सकते हैं और विधानसभा में अपने विधायकों की संख्या को 45 से ऊपर ले जा सकते हैं, जो नीतीश कुमार का प्राथमिक लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य संसद में 272 का है और नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में जदयू विधायकों की संख्या हर हाल में 45 से ऊपर तकरीबन 80 से 90 तक देखना चाहते हैं, ताकि अगले 5 साल के लिए एक अन्य मार्ग पटना यानी मुख्यमंत्री आवास की चाबी उनके पास सुरक्षित रहे। गठबंधन चाहे भाजपा के साथ रहे या फिर एक बार राजद के साथ, लेकिन सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रहेगी। आज जदयू विधानसभा में नंबर 3 की पार्टी है, जिसे हर हाल में नीतीश नंबर 1 नहीं तो कम से कम नंबर 2 के पायदान पर पहुंचाना चाहते हैं और ये उनके और उनकी पार्टी की सर्वाइवल के लिए भी उन्हें सबसे जरूरी लग रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सहजीवी फॉर्मूले पर दोनों दलों में सहमति बन गई है और दोनों एक दूसरे के उद्देश्य पूर्ति के लिए साथ खड़े हो गए। नीतीश का लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के पीछे का तर्क ये भी है कि मोदी खुद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा करके बिहार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और जनता को एक संदेश दे सकते हैं कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के अपने एजेंडे पर गंभीर हैं। बिहार की राजनीति पर गहरी नजर और सटीक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव का फैसला नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ आने के बाद लिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि राजद जदयू यानी महागठबंधन की सरकार को छोड़ने का फैसला ही नीतीश कुमार ने इसी कारणवश किया है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में मध्यावधि चुनाव के लिए विधायकों की एक बड़ी संख्या तैयार नहीं हो रही थी, जबकि भाजपा के साथ आने के बाद इसका स्कोप परजीवी फॉर्मूले के माध्यम से ज्यादा प्रबल दिख रहा था, या यूं कहिए कि जदयू को भाजपा के साथ लाने वाले पंचों के माध्यम से दिल्ली अशोका रोड से इसका सिग्नल भी शायद दे दिया गया था। इसी विषय को लेकर जनवरी माह में नीतीश कई बार लालू और तेजस्वी से बैठक कर चुके थे, लेकिन बात बनती दिखाई नहीं दे रही थी। 25 जनवरी को तत्कालीन इंडिया गठबंधन वाली बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसके बारे में एक नोट जारी किया गया था कि इस कैबिनेट मीटिंग की कोई औपचारिक रूटीन मीडिया ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। शायद मंशा रही होगी कि अगर कैबिनेट में विधानसभा भंग करने पर सहमति बनती है तो इसकी खबर सीधे राजभवन से ब्रेक की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के अंदर 2 धड़े बन गए, जिसमें से एक धड़ा नीतीश जी की इच्छा के साथ विधानसभा भंग करने के पक्ष में था, जबकि दूसरा धड़ा जिसमें लालू यादव और तेजस्वी थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। अगर 25 जनवरी को इंडिया गठबंधन वाली नीतीश कैबिनेट में विधानसभा भंग करने की सहमति बन जाती तो नई विधानसभा के गठन तक बिहार सरकार बिहार की कार्यवाहक सरकार हो जाती और कार्यवाहक सरकार के पास लगभग वही शक्ति होती है, वो नीतिगत फैसले भले ही नहीं ले सकती है, लेकिन प्रशासन पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। 25 जनवरी या उसके 1-2 दिन बाद विधानसभा भंग होती तो फिर हर हाल में 24 जुलाई से पहले नई विधानसभा का गठन करना होता और चुनाव आयोग को हर हाल में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की घोषणा करनी पड़ती। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि नीतीश जी को यह भी लगता था कि बिहार विधानसभा भंग होने की स्थिति में मुख्य धारा की सत्ता समर्थक मीडिया द्वारा उनके खिलाफ सुबह से शाम तक रोज बनाया जाने वाला नैरेटिव कि आज तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, अगले हफ्ते महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, नीतीश जी अब भाजपा के पाले में जाएंगे, भाजपा में उनको कोई पूछ नहीं रहा है, बल्कि अमित शाह ने तो लाखों की भीड़ के सामने बिहार में ये कह दिया कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, जैसी खबरों के साथ नीतीश को बिहार की जनता के सामने डिस्क्रेडिट करने के षड्यंत्र पर भी नकेल कस जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में इस पर सहमति नहीं बनी। नीतीश अब भाजपा के साथ हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच इतनी अविश्वसनीयता की स्थिति कभी नहीं थी जितनी आज है। इसका एक उदाहरण तो तब ही बिहार ने देख लिया था जब वर्तमान की भाजपा जदयू गठबंधन की नई सरकार गठन से पहले भाजपा की तरफ से कहा गया कि पहले नीतीश राजभवन जाकर अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे, उसके बाद ही भाजपा अपने विधायकों का समर्थन पत्र नीतीश को देगी। उसके बाद नीतीश को लग रहा था कि सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि वो उनके साथ काफी सहज रहते हैं, लेकिन उनके दाएं बाएं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को खड़ा करके उनकी बैरिकेडिंग कर दी गई। नीतीश को अब यह भी लग रहा है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस करके जदयू को तोड़ सकती है और उन्हें हाशिए पर डाला जा सकता है। शिवसेना का हाल वो देख चुके हैं।
वीआईपी वाले मुकेश सहनी के 3 विधायकों को भाजपाई बना लेने का खेल वो बिहार में तो देख ही चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में उनके अपने दल यानी जदयू के ही 7 विधायकों को भाजपा ने कैसे तोड़ा था वो नीतीश जी भूल गए हों ऐसा लगता नहीं है। उस वक्त तो नीतीश भाजपा गठबंधन के साथ ही थे। नीतीश को लगता है कि इसलिए भी लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव करा लेना बुद्धिमानी है, ताकि ऐसी तमाम संभावनाओं को रोका जा सके। नीतीश कुमार हर हाल में बिहार विधानसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव क्यों चाहते हैं, इसका एक और कारण भी है जिसे ध्यान रखना जरूरी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी के स्वघोषित हनुमान और कथित चिराग मॉडल के जरिए भाजपा ने अलायंस में रहते हुए जदयू को कमजोर करने का खेल रचा और इसमें भाजपा काफी सफल रही। भाजपा और संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोजपा के चुनाव चिन्ह पर नीतीश के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। उस वक्त लोजपा एक ही थी और जैसा कि आज उनके चाचा पशुपति पारस कहते हैं कि उस वक्त चिराग पासवान ने पार्टी संसदीय बोर्ड के निर्णय के खिलाफ जाकर एनडीए गठबंधन से अलग होकर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था और 137 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से केवल 1 पर जीत मिली थी और बाकी कितनों की तो जमानत तक नहीं बची थी। लेकिन नीतीश कुमार को उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी सीटें भाजपा से लगभग आधी हो गई थी। नीतीश इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नीतीश जानते हैं जब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होंगे यानी वोटिंग 40 प्लस 243 सीटों के लिए जनता वोट देने घर से बाहर निकलेगी तो कोई चिराग मॉडल और मोमबत्ती मॉडल की गुंजाइश नहीं रहेगी, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से वोटर उधर ही बटन दबाएगा जिस गठबंधन का सामाजिक जातिगत वोटों की गोलबंदी का समीकरण और आधार मजबूत होगा। दूसरी तरफ भाजपा के साथ रहने पर चुनावी हिंदुत्व का फायदा भी मिलेगा, जिसकी संभावना राजद के साथ चुनाव लड़ने पर शायद कम थी। बहरहाल जानकारों का मानना है कि विधानसभा भंग करने से पहले तमाम तैयारी कर ली गई है और विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा के सामने सीट बंटवारे को लेकर 2 तरह के फॉर्मूले हैं। पहला, जदयू 122 और भाजपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और भाजपा अपनी 121 सीटों में से चिराग पासवान की लोजपा को एडजस्ट करेगी और नीतीश कुमार अपने कोटे से मांझी को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम को एडजस्ट करेगी। दूसरा फॉर्मूला, जदयू 130 और भाजपा 113। लोकसभा चुनाव में दोनों दल 18-18 सीटों पर लड़ सकते हैं और शेष 4 सीटों में लोजपा दोनों गुट को एडजस्ट किया जाएगा। इस बीच बिहार की 6 राज्यसभा सीटों के लिए भी चुनाव होने हैं, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। जिन सांसदों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने वाला है उनमें वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े, सुशील कुमार मोदी, मनोज कुमार झा और अशफाक करीम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है और 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और अगर 7वें उम्मीदवार का नामांकन नहीं होता है और सभी 6 उम्मीदवारों के नामांकन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती तो उसी दिन देर शाम यानी 16 फरवरी को सभी 6 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जाएगा, जबकि 7वें उम्मीदवार होने की स्थिति में 27 फरवरी को चुनाव की प्रक्रिया होगी। अगर राज्यसभा का चुनाव बिना 7वें उम्मीदवार के संपन्न हो जाता है और चुनाव की नौबत नहीं आती है तो संभव है कि वैसी स्थिति में 17 या 18 फरवरी को ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। अन्यथा पूर्व योजनानुसार 1 या 2 मार्च को बिहार विधानसभा भंग होने की सिफारिश राज्यपाल को सौंपी जा सकती है, जो तस्वीर अब तक दिखाई दे रही है। जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार का वर्तमान दिल्ली दौरा भी इस योजना को अंतिम रूप देने की कवायद ही थी, लेकिन इन सब के लिए नीतीश को सबसे पहले सदन में बहुमत साबित करना होगा और इसकी जिम्मेदारी भी भाजपा से ज्यादा जदयू पर है। भाजपा जानती है कि उसका अपना उद्देश्य पूरा हो चुका है। उसने विपक्षी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक दल बल्कि शिल्पकार को तोड़कर जनता को एक मैसेज दे दिया है। बहुमत को लेकर सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। भाजपा भी दावा कर रही है कि कांग्रेस और राजद के विधायक उसके संपर्क में हैं। जदयू की तरफ से कांग्रेस के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अभी जदयू विधान पार्षद और मंत्री ही नहीं बल्कि नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं, वो कांग्रेस विधायकों को मैनेज करने में लगे हैं। कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेजा जा चुका है। राजद का दावा है कि जदयू ही नहीं भाजपा के विधायक तो उनके संपर्क में है। इस बात को और बल इसलिए भी मिलता है कि दूसरे राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाने और सरकार को अस्थिर करने में महारत रखने वाली भाजपा को भी अपने विधायकों को ऑपरेशन लालटेन का डर लग रहा है, इसलिए उन्हें भी तथाकथित प्रशिक्षण के नाम पर बोधगया शिफ्ट किया गया है। सभी दलों के कुछ न कुछ विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए भी इधर उधर शिफ्टिंग की संभावना
ज्यादा दिखती है। बहुत साफ है कि 241 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 का जादुई आंकड़ा चाहिए। अभी 28 जनवरी से पहले तक राजद गठबंधन के साथ नीतीश जिस सरकार के मुखिया थे उसके पास बिहार विधानसभा में 1/3 बहुमत था, लेकिन फिलहाल नीतीश जी के पास बहुमत से अधिक सिर्फ 6 की संख्या है, जिनमें 4 तो जीतन राम मांझी जी के हैं। मांझी जी लगातार अपना भाव बढ़ा रहे हैं, उन्हें 2 मंत्री पद के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा की सीटें भी चाहिए। दूसरी तरफ लालू यादव उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर तक दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर मांझी ने लालू से हाथ मिलाया तो सिर्फ 3 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जो कि लालू यादव जैसी सत्ता के खेल को बनाने बिगाड़ने में माहिर खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि 12 फरवरी को जब सत्र शुरू होगा तो परंपरा के अनुसार साल का पहला सत्र महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा और उसके बाद की कार्यसूची के अनुसार सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। संभावना है कि अगर नीतीश कुमार को स्पीकर के खिलाफ सदन में लाए गए प्रस्ताव के गिरने की आशंका दिखी तो नीतीश बहुमत परीक्षण की दिशा में बढ़ने के बजाय उसी वक्त अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाकर सहमति के साथ विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को सौंप देंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की गुंजाइश तो नहीं छोड़ेंगे, यह तय है, परंतु वैसी स्थिति में भी बिहार में भाजपा की नैतिक हार तो उसी वक्त ही हो जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन प्रकरण में भाजपा की नैतिक हार आज किसी से छिपी नहीं है। दुनिया ने देखा कि किस तरह दिल्ली में बैठे मीडिया प्रायोजित तथा कथित चाणक्य और बात बात पर मास्टर स्ट्रोक मारने वालों को हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा की धरती पर कैसे पटखनी दी और एक आदिवासी नेता के रूप में अपने आप को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर दिखाया। अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित करने में असफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार में नीतीश कुमार के सामने जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव निसंदेह आज एक परिपक्व और संयमित नेता के रूप में बिहार के राजनीतिक फलक पर उभरे हैं। ऐसे तमाम राजनीतिक जानकारों का एक मत है और बिहार के जमीनी हालात के मुताबिक नीतीश जी की विश्वसनीयता को इस बार के पलटी मार प्रकरण से गहरा आघात लगा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तेजस्वी के प्रति जनता की सहानुभूति भी है क्योंकि वो काफी अच्छा काम कर रहे थे। नीतीश चाह कर भी जातिगत जनगणना, लाखों नौकरी और अन्य जन कल्याण की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे जो उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ रहते हुए किए हैं। कल तक बिहार की राजनीतिक तस्वीर काफी कुछ साफ हो जाएगी। इंतजार कीजिए ऊंट किस करवट बैठता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।